Hello everyone, welcome to our channel. Today we continue our equipartition theorem based problem. So start our next problem. A gas of argon atoms is kept in a container of volume V and pressure P is in equilibrium with a heat bath at temperature T. The average energy of an argon atom in gas is K is Boltzmann constant. तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं. तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है. तो इसमें है एक कंटेनर है उसका जिसका वॉल्यूम V है और उसमें आर्गन गैस भरी हुई है और प्रेशर उसका P है और कंटेनर हीट बाथ के साथ टी टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में है. तो यहाँ पर हमारे सिस्टम को हीट बाथ से जोड़ने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम ज़रूरत पड़े तो जितना भी हीट ले लें उसका टेम्परेचर फिक्स ही रहेगा. हमारा टेम्परेचर जो कंटेनर का है T वो फिक्स ही रहेगा क्योंकि हीट बाथ का टेम्परेचर T है. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें एक आर्गन एटम का एवरेज एनर्जी पूछा हुआ है. तो एवरेज एनर्जी कहने का मतलब है कि हमें टोटल इंटरनल एनर्जी बताना है एक एटम का. तो सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा और आर्गन एटम कंटेनर में फिलअप हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि हमारा सिस्टम जो है वो 3D में है. और हम यह भी जानते हैं कि आर्गन एटम मोनोएटॉमिक गैस है. तो जब आर्गन एटम मोनोएटॉमिक गैस है तो सिर्फ हमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मिलेगा, रोटेशनल और वाइब्रेशन नहीं मिलेगा. तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3D के लिए कितना हो गया, 3 हो गया. तो फिर इंटरनल एनर्जी या एवरेज एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 इंटू हाफ KT. चूँकि हाफ KT हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐड होता है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 KT हो जाएगा एक एटम के लिए. क्वेश्चन में एक एटम के लिए पूछ भी रहा था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए रिजिड ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल कंसिस्ट of 3 non-collinear atoms joined by rigid rods. The constant pressure molar specific heat Cp of an ideal gas consisting of such molecule is. तो पहले हम मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब समझ लेते हैं. मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि हमें एक मोल के लिए स्पेसिफिक हीट बताना है. और हम यह भी जानते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कहिए या फिर मोलर हीट कैपेसिटी कहिए, ये बात बराबर है. ये दोनों टर्म एक ही होते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी. और इसके पहले द कांस्टेंट प्रेशर लिखा है, इसका मतलब हमें कांस्टेंट प्रेशर पर बताना है मोलर हीट कैपेसिटी. तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं एक मोल के लिए कितना होगा. तो इंटरनल एनर्जी निकालने के बाद उसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा हीट कैपेसिटी निकल जाएगा एक मोल के लिए. सिंपल है. अब इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करना होगा. तो हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है नॉन कोलिनियर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है, रिजिड है. तो जब मॉलिक्यूल रिजिड होता है तो वाइब्रेशन हम कंसीडर नहीं करते हैं. तो हमारे पास सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो हम जानते हैं नॉन कोलिनियर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता है. तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए, 3 + 3 इंटू हाफ KT. अच्छा, ये बात ध्यान रखेंगे कि जब इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें Cv मिलता है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी मिलता है. तो हमें Cv मिल गया एक मॉलिक्यूल के लिए 3K. K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो अब एक मोल के लिए Cv कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, जहाँ R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट. और हम यह भी जानते हैं Cp - Cv = R होता है एक मोल के लिए. तो हमारा Cp हो जाएगा Cp = Cv + R. Cv हमें 3R मिला हुआ है, R ऐड कर देंगे तो Cp हो जाएगा 4R. और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि एक मोल के लिए निकालना था. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन 1 डायमेंशन एन ensemble ऑफ n क्लासिकल पार्टिकल्स has energy of the form E = p² / 2m + ½ k-x². The average internal energy of the system at temperature T is. तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है. तो जब भी हमें एनर्जी या हैमिल्टोनियन दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले देखेंगे कितने क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक P की करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक
डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और एक एक्स के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो हमारे पास जितने भी क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम इंटरनल एनर्जी में हाफ के टी एनर्जी ऐड करते हैं। तो हमारा इंटरनल एनर्जी हो जाएगा हाफ के टी प्लस हाफ के टी। तो हमें इंटरनल एनर्जी मिल गया के टी एक डायमेंशन में एक पार्टिकल के लिए। अगर हमें 3D में इंटरनल एनर्जी निकालना हो एक पार्टिकल के लिए तो कितना हो जाएगा 3/2 के टी प्लस 3/2 के टी इक्वल टू 3 के टी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ फाइंड करना है वन डायमेंशन में n पार्टिकल के लिए इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो इंटरनल एनर्जी हमने वन डायमेंशन में एक पार्टिकल के लिए निकाल ही लिया है, वो है के टी। तो n पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा n के टी। तो यही हमारा आंसर है, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ वीकली इंटरैक्टिंग टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स is in thermal contact with a heat bath of absolute temperature T. The average kinetic energy of an oscillator is. तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं पूछा हुआ है, इसमें सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका हैमिल्टोनियन लिखते हैं वन डायमेंशन के लिए। तो हैमिल्टोनियन से पहले हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, तो उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डायमेंशन के लिए हमें पता चल जाएगा। तो इसका हैमिल्टोनियन है वन डायमेंशन के लिए p² / 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वन डायमेंशन के लिए है। हमें तो सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी p² / 2m के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलेगा वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल गया वन डायमेंशन के लिए हाफ के टी। हम हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगा उसको ऐड नहीं करेंगे, अगर उसको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन हमें तो बस पूछा था एवरेज ही काइनेटिक एनर्जी ही, इसलिए सिर्फ हम p² / 2m के करस्पॉन्डिंग ही एनर्जी ऐड किए हैं। तो अब 2 डायमेंशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2 × हाफ के टी इक्वल टू के टी। अब यही हमारा आंसर हो गया के टी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर हमें इंटरनल एनर्जी बताना होता वन डायमेंशन के लिए तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी करते हैं, जो कि p² / 2m एंड हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऐड होता है रेस्पेक्टिवली। तो 2 डायमेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 2 के टी। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कंसीडर ए वन डायमेंशनल गैस ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स of mass m with the Hamiltonian of a single particle is given by h equal to p² / 2m plus half m omega square ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x। The high temperature specific heat in units of R equal to nk where k is Boltzmann constant is। तो इसका मतलब है कि हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर पूछा हुआ है और ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, तो हर एक क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी ऐड कर देंगे तो हमें इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। तो हमें जो ये हैमिल्टोनियन दिया हुआ है इसको हम एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमने ब्रैकेट के अंदर 1 ऐड कर दिया, कहने का मतलब है कि हमने हाफ m ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दिया और हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस कर दिया, तो कोई चेंज नहीं होगा हैमिल्टोनियन में। अब हम यहाँ पर x + 1 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं ब्रैकेट वाला पार्ट को। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि x + 1 के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है और p के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम इंटरनल एनर्जी आसानी से लिख सकते हैं। तो हैमिल्टोनियन में 3 टर्म हैं, पहले टर्म के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी ऐड हो गया और दूसरे टर्म के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी ऐड हो गया, तीसरा कांस्टेंट टर्म है तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 एनर्जी ऐड होगा। तो हमें के टी एनर्जी मिल गया एक पार्टिकल के लिए। n पार्टिकल के लिए निकालना हो तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटरनल एनर्जी कितना हो गया n के टी। तो अब हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना मिल जाएगा एन के, और एन के को आर लिख सकते हैं जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और हमें आंसर आर के टर्म में बताना भी था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट में पूछा गया था।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्लासिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल दे दिया हुआ है, तो हमें मीन एनर्जी पर पार्टिकल बताना है। तो अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल के लिए पता कर लेते हैं तो वही हो गया हमारा मीन एनर्जी पर पार्टिकल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हैमिल्टोनियन लिखना होगा। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन में दो टर्म हैं। अब बात आती है कि इन दोनों टर्म के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी हम लिखेंगे वो किस डायमेंशन में लिखेंगे, 1 डायमेंशन में कि 2 डायमेंशन में कि 3 डायमेंशन में। तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना बताया हो तो हम उसको 3D में ही कंसिडर करते हैं। तो हम इन दोनों टर्म के करस्पॉन्डिंग 3D में एनर्जी लिखेंगे। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी p²/2m के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी हाफ के टी ऐड करेंगे 3 डायमेंशन में, तो 3/2 kT हो जाएगा। बट अब इस पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी ऐड होगा ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमने एक रूल बताया था, इक्विपार्टीशन थ्योरम, जब पहले लेक्चर में जब बता रहे थे तब। एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी r⁴n टाइप का हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n/2 इंटू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन होता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3D के लिए 3/2 kT हो जाएगा और पोटेंशियल r⁴ टाइप का है, यानी कि n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3/2 इंटू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमें एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा kT। तो अब हमें फाइनली मिल गया मीन एनर्जी 3/2 kT प्लस kT इज इक्वल टू 5/2 kT, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।